लास्ट क्लासेज में मैंने आपको यूएनओ के बारे में बताया था कि वो कौन सी परिस्थितियाँ थी और वो कौन से प्रयास थे जिसकी वजह से यूएनओ का अस्तित्व बना, यानी यूएनओ का गठन हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सैन फ्रांसिस्को में 51 देशों के 850 प्रतिनिधियों ने यूएनओ के चार्टर पे हस्ताक्षर किया था और वो सभी उसके प्रारंभिक सदस्य कहलाए थे। और फिर अक्टूबर 1945 में इसका जो है गठन, मतलब ये अस्तित्व में आया था। और 10 फरवरी 1946 से 15 फरवरी 1946 तक इसकी पहली बैठक लंदन में हुई थी। तो हमने यूएनओ का समझ लिया कि इसका गठन कैसे हुआ, क्यों हुआ। और एक चीज़ आपके लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा हिंदुस्तान यानी इंडिया यानी भारत यूएनओ के आरंभिक सदस्यों में से है। उन 51 कंट्रीज में भारत भी एक है जो इसके प्रारंभिक मेंबर है, यानी सैन फ्रांसिस्को में जो चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे उसमें भारत भी एक था। ये अलग बात है कि उसमें भारत इंग्लैंड के अधीन था, लेकिन इंग्लैंड भारत के प्रतिनिधित्व के तौर में अंग्रेजी हुकूमत ने वहाँ हिस्सा लिया था। तो अब हम चलते हैं कि यूएनओ का जो गठन हुआ उसका उद्देश्य क्या था और उसकी प्रस्तावना में उसके किन किन बातों को समाहित किया गया था। साथियों, यूएनओ का जो चार्टर था उसमें 10,000 शब्द हैं। यूएनओ के चार्टर में 10,000 शब्द हैं, 111 अनुच्छेद हैं और उसमें 19 चैप्टर हैं, 19 अध्याय, 111 अनुच्छेद, 111 आर्टिकल्स एंड 10,000 शब्द। ये यूएनओ के चार्टर में है। और इसका जो पहला अध्याय है उसमें इसकी प्रस्तावना है। यूएनओ के जो उसके जो पहला अध्याय है उसमें इसके उद्देश्य हैं। उद्देश्य, इसके मेन उद्देश्य जो हैं वो 4 हैं। और पहला उद्देश्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, चाहे जैसे भी हो, इसके लिए कुछ भी करना पड़े, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। शांति को भंग करने वाली शक्तियों को हतोत्साहित करना, उसको दबाना, यानी ऐसे सदस्य या ऐसा राष्ट्र जो इंटरनेशनल पीस एंड हारमोनी में किसी तरह की बाधा पैदा करता है तो उसको हतोत्साहित करना, उस शक्ति को दबाना, उसको कमज़ोर करना। ये यूएनओ का पहला उद्देश्य है, ठीक। और इसमें ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पे जो एक कानून तय किए गए थे, उन कानून के आधार पर अगर दो देशों के बीच, दुनिया के किसी 2 देश के बीच अगर झगड़ा होता है तो उस झगड़े को निपटाना, ये इसका पहला मकसद, पहला उद्देश्य था। इसका दूसरा उद्देश्य है व्यापक शांति को प्रोत्साहित करना, दुनिया में शांति बने रहे उसको प्रोत्साहित करना और राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंधों को बढ़ावा देना, 2 राष्ट्रों के बीच दोस्ती बढ़े, इसका प्रयास करना। तीसरा है विश्व में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समानता लाना, उन समानताओं को बढ़ाने के लिए प्रयास करना, ये इसका तीसरा मकसद है। चौथा है संयुक्त राष्ट्र को एक ऐसा केंद्र बनाना, संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ऐसा केंद्र बनाना जहाँ ऐसी नीतियों, ऐसे कानूनों, ऐसी जो है विचारधाराओं को पैदा किया जा सके जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में भागीदार बने। साथियों, ये इसका उद्देश्य है। ये उद्देश्य जो है धारा 1 से 4 तक इन उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। अब आते हैं हम इसके सिद्धांतों पे। उद्देश्य आपने समझ लिया कि मेन उद्देश्य ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बनाए रखना, जैसे भी। और फिर इसके उद्देश्यों के बाद हम आते हैं इसके सिद्धांतों पे। इसके सिद्धांतों में थोड़ा सा घपला है, वो घपला क्या है वो हम आगे बताएंगे आपको। पहले हम इसको देख लेते हैं घपला, ये सिद्धांत क्या है। पहला सिद्धांत है इसका, सदस्य राष्ट्रों का, जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उसका दर्जा समान होगा, बराबर होगा और उनको बराबर संख्या में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा। संयुक्त राष्ट्र में जितने भी राष्ट्र हैं, अभी 193
के लगभग राष्ट्र इसके मेंबर हैं। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक होती है साधारण सभा की, तो उसमें सभी राष्ट्रों को समान रूप से अपने प्रतिनिधि भेजने होते हैं। ये संख्या है 5 प्रतिनिधि और 5 उसके वैकल्पिक प्रतिनिधि, तो ये भेजने होते हैं। और ये उसके चार्टर में है कि सभी राज्यों को बराबर दर्जा होगा। यानी अमेरिका का अगर 5 प्रतिनिधि होंगे वहाँ पे, तो नेपाल के भी 5 प्रतिनिधि होंगे और बर्मा का भी 5 प्रतिनिधि होंगे, और सबसे विशाल जनसंख्या वाले देश चीन के भी 5 प्रतिनिधि होंगे, और सेकंड सबसे विशाल जनसंख्या वाले देश भारत के भी 5 प्रतिनिधि होंगे, और सबसे कम आबादी वाले देश के भी उतने ही प्रतिनिधि होंगे। और सभी को वोट देने का अधिकार होगा, और उनकी वोट की काउंटिंग एक ही होगी, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूएसएसआर हो, यानी अब तो यूएसएसआर नहीं है, चाहे रूस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बर्मा हो, चाहे म्यांमार हो, कोई भी देश हो, उसका एक ही मत काउंट होगा। 5 मेंबर जरूर जाएंगे प्रतिनिधि सभा में, साधारण सभा में, लेकिन जब वो वोट करेंगे तो उनकी वोट की कीमत एक ही होगी। ये इसका सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है 10 राष्ट्रों को अपने दायित्व का पालन करना होगा। चार्टर के हिसाब से जो राष्ट्रों के दायित्व दिए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फिक्स है, उसको पालन करना होगा। तीसरा है 10 राष्ट्र आपसी विवादों को शांतिपूर्वक निपटाएंगे। अगर 2 देशों के बीच कोई विवाद हो जाता है तो उसको शांति से निपटाएंगे। चौथा है 10 राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई काम नहीं करेगा। उद्देश्यों के प्रतिकूल यानी उसके चार्टर में जो डिफाइन किया गया है, आप यानी कोई भी मेंबर उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता। ये उसके जो हमारे संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों में शुमार है। और कोई सदस्य, 5वां है, कोई भी सदस्य राष्ट्र चार्टर के प्रतिकूल कार्य करने वाले किसी भी राष्ट्र की मदद नहीं करेगा। अगर एक तो है कि हम उसके चार्टर के प्रतिकूल नहीं जाएंगे, और अगर कोई राष्ट्र उसके खिलाफ चाहता है चार्टर के खिलाफ, तो ये है उसके सिद्धांतों में कि बाकी राष्ट्र उसका मदद नहीं करेगा। तो ये इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के जो हैं वो सिद्धांत हैं। अब हमने कहा घपला क्या है, तो जैसे कहा है कि प्रतिनिधि समान रूप से भेजेंगे, उनका वोट एक होगा, लेकिन जब मामला सुरक्षा परिषद में जाता है तो फिर वहाँ 5 जो बिग 5 हैं उनके वीटो के पावर हैं। अगर जिस मुद्दे पर उन्होंने वोट कर दिया वो फाइनल है, नहीं किया तो वो फाइनल है। जैसे कि मान लो 5 वीटो पावर वाले देश हैं, उसमें अमेरिका है, उसमें रूस है, उसमें इंग्लैंड है, उसमें फ्रांस है, और उसमें अपना चीन है। अगर जैसे कि किसी भी मुद्दे पर 4 राष्ट्रों ने तो वोट कर दिया हाँ में, और 5वां अगर एक किसी राष्ट्र ने ना कर दिया तो वो ना हो जाएगा, यानी वो प्रस्ताव गिर जाएगा। तो फिर वो कहाँ हुआ बराबरी का अधिकार। तो ये यहाँ पर घपला है। हालांकि इससे भी किसी मकसद से दिया गया था वीटो पावर, उसका हम बाद में जिक्र करेंगे। पहले आपने उसके उद्देश्य समझ लिए, इसके सिद्धांत समझ लिए। अब इसकी सदस्यता को हम समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता किस तरह से ली जा सकती है। जो आरंभिक 51 मेंबर्स हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा अगर किसी को सदस्य बनना है तो उसके साधारण सभा में 2/3 बहुमत, साधारण सभा की बैठक होगी, उसमें 2/3 बहुमत अगर इस पक्ष में है कि हाँ उसको मेंबर बनाया जा सकता है, तभी मेंबर बन सकता है। और उससे पहले सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी मेंबर हैं उनका रिकमेंडेशन चाहिए कि हाँ इस कंट्री को, सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों का रिकमेंडेशन चाहिए कि इसको जो है सभी सदस्यों का नहीं, सुरक्षा परिषद में बहुमत के आधार पर रिकमेंड किया जाएगा कि फलाने देश को सदस्य बनाया जाए। फिर वो मामला साधारण सभा में आएगा, साधारण सभा में जो है फिर 2/3 बहुमत से ये कहा जाएगा कि इनको मेंबर बनाया जाए, तो उसको मेंबर बनाया जा सकता है। नए सदस्यों के लिए है, ठीक। उसके बाद सुरक्षा परिषद का कोई भी अस्थायी सदस्य अगर अपना वीटो लगा देगा कि नहीं इसको हम नहीं बनने देंगे मेंबर, तो फिर वो मेंबर नहीं बनेगा। जो 5 वीटो पावर वाले देश हैं उसमें से कोई भी अगर चाहे कि नहीं इसको मेंबर नहीं बनने देना है, तो वीटो पावर लगा देगा और फिर उस पर कंसिडरेशन ही नहीं होगा उस मामले का। और फिर एक और है कि कौन जो है इसका मेंबर
कोई भी सदस्य, किसी भी सदस्य को अगर वो चार्टर के खिलाफ जाता है तो सुरक्षा परिषद के रिकमेंडेशन पे उस सदस्य को संयुक्त राष्ट्र संघ से निष्कासित किया जा सकता है, बहिष्कृत किया जा सकता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका। और कोई भी सदस्य अपनी स्वेच्छा से इसको छोड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपने समझा। आरंभिक सदस्य के बाद नए सदस्यों के लिए ये निर्वाचन प्रक्रिया है, उसका सुरक्षा परिषद का रिकमेंडेशन चाहिए और फिर साधारण सभा में 2/3 बहुमत से वो पास होना चाहिए। अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई एक वीटो पावर वाला देश कह देता है कि हम इसको मेंबर नहीं बनने देंगे, वीटो लगा देता है, तो फिर उसका कंसिडरेशन होगा ही नहीं। और तीसरा ये है कि अगर कोई चार्टर के प्रतिकूल जाता है कोई कंट्री, मेंबर कंट्री, तो सुरक्षा परिषद के रिकमेंडेशन को पे उसको हटाया जा सकता है। और उसके बाद ये है कि कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता अपनी मर्जी से छोड़ सकता है, जैसे इंडोनेशिया ने किया था एक बार। तो ये हो गया मेंबर बनने की, ये हो गया इसके उद्देश्य, इसके सिद्धांत, मेंबर बनने की प्रक्रिया। और आपको ये भी बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का खर्चा, बजट सबसे इम्पोर्टेंट है। बजट, ये बजट कैसे आता है, तो इसका $5 करोड़ से ज़्यादा खर्चा है पर ईयर। हर साल इसका बजट पास होता है। तो इसका बजट आता कहाँ से? तो मेंबर कंट्री डोनेट करते हैं। इसमें डोनेशन सबसे ज़्यादा किसका है? यूएसए का है। यूएसए का डोनेशन जो है, इसमें जो खर्चा देता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो 31% से ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है रूस, जो लगभग 15% से करीब देता है इसका। फिर इंग्लैंड 7.2% देता है। चीन देता है 5.75% और फ्रांस 7% से अधिक देता है। भारत का लगभग 2% है। कनाडा 3.5% से ऊपर है। और बाकी देश, बाकी जो परसेंट बचा, लगभग 30% जो बचा, वो बाकी देश डोनेट करते हैं। तो आप समझ गए, सबसे ज़्यादा अमेरिका देता है, फिर आपका रूस देता है, फिर आपका इंग्लैंड देता है, फिर आपका फ्रांस देता है, फिर आपका चीन देता है 5.75%, फिर कनाडा देता है, भारत देता है और बाकी अन्य देश देते हैं। ये है इसके खर्चे का। हर साल इसका बजट पास होता है। बजट पास होने के बाद अपना ये सालाना काम करता है। तो दोस्तों, ये था सुरक्षा परिषद यूएनओ के गठन के बाद जो इसके गठन में की जो उद्देश्य हैं, जो इसके सिद्धांत हैं और जो इसकी मेंबरशिप लेने की जो शर्तें हैं और फिर इसका जो खर्चे का हिसाब है वो कैसे होता है, ये हमने आपको बताया। उसके बाद है इनकी जो है आपके संस्था के अंग, संगठन के अंग, इसके जो अंग हैं, इसकी जो समितियां हैं, इस पे दोस्तों हम अगले एपिसोड में, अगले में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल आपके लिए हमने इस वीडियो में इतना ही कंटेंट रखा है, क्योंकि उसके बाद अगर हम चलते हैं तो ये लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। अगर आपको लगे कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जो जानकारी है आपके लिए लाभप्रद है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।